गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ेंगे पुस्तकालय का प्रयोग, दृश्य श्रव्य सूचना और संप्रेषण तकनीकी संसाधन। नया चैप्टर है आपका, चैप्टर 4 विद्यालय पुस्तकालय का प्रबंधन और प्रयोग। इसके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो पुस्तकालय की परिभाषा अगर हम बात करें तो पुस्तकालय क्या है? एक सार्वजनिक संस्था है जहाँ पर पुस्तकों को इकट्ठा किया जाता है ताकि वो उनके काम आ सके जो उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं। पुस्तकालय दो शब्द सुन के बनाए, पुस्तक और आलय, मतलब पुस्तकों का घर। यहाँ पे बहुत सारी पुस्तकें रखी जाती हैं, इसलिए क्या है पुस्तकालय। क्या उद्देश्य है? तो पहला है विद्यार्थियों में स्वाध्याय की आदत पैदा करना, कि बच्चा जो है खुद पढ़ सके, ये वाली आदत बच्चे पैदा करना। ज्ञान की अभिवृद्धि करना, छात्रों में सूचना और मनोरंजन का प्रसारण करना, कि बच्चे जो हैं वो अपने अंदर सूचनाएं रख सके। विद्यार्थियों में विशेष अभिरुचियों की उन्नति, कि बच्चों की जो अभिरुचियाँ हैं उसको बढ़ाना। छात्रों को सामाजिक प्रशिक्षण देना, कि बच्चों को समाज के बारे में सिखाना। स्कूल कार्य और पुस्तकालय प्रयोग में संबंध स्थापित करना, कि जो स्कूल का काम और पुस्तकालय उसके बीच में क्या संबंध है बच्चों को बताना। अर्थ क्या है कक्षा पुस्तकालय का? तो कहने कि भाई कक्षा पुस्तकालय का मतलब क्या होता है? बच्चों के लिए उपयोगी पुस्तकों को कक्षा की अलमारियों में रखना कक्षा पुस्तकालय कहलाता है। इस प्रकार स्कूल में कई कक्षा पुस्तकालय बनाए सकते हैं। स्कूल में केंद्रीय पुस्तकालय का अपना महत्व है और कक्षा पुस्तकालय का अपना अलग महत्व होता है। कक्षा पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य क्या है? पुस्तकों को छात्रों के निकट ले आना, मतलब बच्चों को पुस्तकों के लिए कहीं भागना ना पड़े, स्कूल में ही क्लास में ही उनको पुस्तकें मिल जाए ताकि बच्चे उनको आसानी से पढ़ सकें। अब मुख्य अध्यापक की पुस्तकालय संगठन और प्रशासन में क्या भूमिका होती है? तो कोई मुख्य अध्यापक पुस्तकालय संगठन जो है और प्रशासन जो है आपस में तीनों जुड़े होंगे। मुख्य अध्यापक और प्रशासन मिलकर ही ये तय करते हैं कहाँ पर पुस्तकालय बनाया जाएगा, ठीक है जी, और किस तरह इसका इस्तेमाल करना है। तो किसी भी संस्था के संगठन और प्रशासन का अंतिम उत्तरदायित्व मुख्य अध्यापक पर होता है। अच्छा मुख्य अध्यापक पुस्तकालय की व्यवस्था पर अधिक से अधिक ध्यान देते हैं, ठीक है जी। तो पुस्तकालय एक बौद्धिक प्रयोगशाला है। इस प्रयोगशाला की उचित ढंग से देखभाल नहीं की गई तो शिक्षण अच्छे ढंग से चलाया नहीं जा सकता है। तो ये मुख्य अध्यापक का ही कर्तव्य है कि प्रशासन को और इस प्रयोगशाला को अच्छे से मेंटेन करे, बच्चों के काम आने योग्य उसको बनाए। अब अगर आगे बात करें पुस्तकालय के प्रकार कौन से, तो पहला है सार्वजनिक पुस्तकालय, जहाँ पे हर तरह का इंसान आके पढ़ सकता है। कक्षा पुस्तकालय जैसे कक्ष में होते हैं, कक्षा के बच्चे ही उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। विषय पुस्तकालय की मतलब एक पर्टिकुलर विषय की किताबें जो है वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद क्या है? श्रव्य दृश्य सामग्रियाँ पुस्तकालय, मतलब यहाँ पे जो है आपको ग्लोब, चार्ट, समय रेखा, रेडियो, टेलीविजन, मतलब सुनने और देखने वाली चीज़ें जो हैं आपको दोनों मिलेंगी। अब इसमें जो है पहला क्या है? रेखीय सामग्री, इसमें मानचित्र हो सकते हैं, रेखा चित्र, ग्राफ, कार्टून, खाके। संग्रहालय मतलब म्यूजियम, यहाँ पे पदार्थ होंगे, नमूने होंगे, विभिन्न देशों के लोगों की पोशाकें होंगी, पुराने सिक्के मिल जाएंगे, बहुत प्रकार की फसलें होंगी, कला के नमूने होंगे। सचित्र सामग्री कौन सी होती है? जैसे चित्र हो गया, कोई फोटो हो गई, मतलब जिसमें चित्र लगा हो, पत्रिकाएं हो गई। ध्वनिक, जिसमें ध्वनि आती हो, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन। प्रक्षिप्त चित्र और मानचित्र, तो चित्र पर पारदर्शी साधन, कोई अपारदर्शी प्रक्षेप हो गया, फिल्म स्ट्रिप हो गई, अनुप्रक्षेप हो गया, पिंड चित्र, चलचित्र, टेलीविजन, समाज संबंध फिल्में, इस को हम बोलते हैं प्रक्षिप्त चित्र या मानचित्र। अब इनके लाभ क्या है, महत्व क्या है पुस्तक का? तो कहें शिक्षण का एक प्रमुख साधन पुस्तकालय है। हर एक विद्यालय में पुस्तकालय होना ही चाहिए, क्योंकि ज्ञान भंडार है। बच्चों को पुस्तकें पढ़ के बहुत से ज्ञान की प्राप्ति होती है। बच्चा अपनी रुचि के अनुसार पुस्तकों को पढ़ सकता है। क्या क्या लाभ है? कक्षा शिक्षण की पूर्ति, की मतलब जो टॉपिक्स बच्चे को कक्षा में क्लियर नहीं हुए हैं वो उन पुस्तकों की हेल्प से पूरे हो सकते हैं। समय का सदुपयोग, जो बच्चे समय अपना गंवाते हैं यहाँ हमारे कामों में, बच्चे किताबें बढ़ के वो अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं ज्ञान की वृद्धि करके। पाठ्यक्रम में सहायक होते हैं, वही जो बच्चे के पाठ्यक्रम में है उसके लिए सहायक ही हो सकते हैं। नवीन शिक्षण प्रणालियों में प्रयोग होते हैं, मतलब जो नई शिक्षण प्रणाली बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं उसमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साहित्यकारों से संपर्क, बच्चों की जो पुस्तकें हैं पुस्तकालय के अंदर बहुत सारे साहित्यों की पुस्तकें हम यहाँ पर रख सकते हैं, तो बच्चा उनको पढ़ सकता है। स्वाध्याय के सुअवसर की, मतलब बच्चे अपने आप पढ़ने के लिए बच्चों के लिए अच्छा अवसर यहाँ पे दिया जाता है। सभ्यता और संस्कृति का विकास, कि बच्चा इससे अपनी सभ्यता और संस्कृति के बारे में सीखता है। अनुशासन में वृद्धि, की भाई डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है पुस्तकालय में बैठकर पढ़ने के लिए। अध्यापकों को लाभ, की बच्चों की जो ज्ञान में वृद्धि है इससे किसका लाभ है? अध्यापकों का लाभ है, अभिभावकों का लाभ है। पेरेंट्स भी खुश हो जाएंगे, बच्चे भी खुश हो जाएंगे और अध्यापक भी, उनकी जो पाठ्य पुस्तकें उनके लिए सहायक का काम करती हैं। सामग्री क्या है पुस्तकालय की? पुस्तकें या सामग्री, तो पहला है प्रकरण की पुस्तकें, शब्दकोश हो गया, मुहावरा कोश, लोकोक्ति कोश, ब्रजभाषा कोश, प्रायवाची, विश्वकोश, ज्ञान सागर हम रख सकते हैं। विभिन्न कक्षाओं में निर्धारित पाठ्य पुस्तक भी में हो सकती हैं। बाल कविताएं, कहानी, बाल नाटक, इस तरह की कहानी भी हो सकती हैं।
हिंदी शिक्षण विधि में संबंधित पुस्तकें हो सकती हैं, दैनिक समाचार पत्र पत्रिकाएं हो सकती हैं, बाल मनोविज्ञान संबंधी पुस्तकें हों, मानचित्र हों, चित्र हों, चार्ट और मॉडल हों, एल्बम, हस्तलिखित पुस्तकें ये मौजूद हो सकती हैं। संग्रहालय जिसमें प्राचीन और नवीन चित्रों की प्रदर्शनी हो, ये भी हो सकता है। पुस्तकों को चुनाव कैसे किया जाए? तो मनोरंजक पुस्तकें, उपन्यास पुस्तकें ये सब होनी चाहिए। उच्च विषयों पर अच्छे स्तर की पुस्तकें हों, अध्यापकों के मार्गदर्शन के लिए पुस्तकें हों, यात्रा साहसपूर्ण कार्य खोजों आदि की पुस्तकें वहाँ मौजूद हों, महापुरुषों और महान नारियों की जीवनियाँ हों। बुक बैंक में पाठ्य पुस्तकें प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए ताकि निर्धन विद्यार्थी उनका इस्तेमाल कर सकें। स्कूल में लगी पाठ्य पुस्तक जिनका इस्तेमाल अध्यापक भी कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की संदर्भ पुस्तकें, शब्दकोश, विश्वकोश यहाँ पे होने चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद विद्यार्थियों को अनिर्देशित पठन द्वारा करने हेतु पुस्तकालय का इस्तेमाल कैसे हो सकता है? तो पहला है शब्दावली और भाषाई समृद्धि। कि विद्यार्थियों में पुस्तकों को पढ़ने से शब्दकोश में वृद्धि होने के साथ उनके ज्ञान में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। जो उनकी जिज्ञासाएं हैं नई चीज़ जानने की, एक्सप्लोर करने की, उसमें की संतुष्टि मिलती है। स्वाध्याय को यहाँ बढ़ावा मिलता है। जो कक्षा में पढ़ाया जा रहा है बच्चे उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। पुस्तकालय ज्ञान वृद्धि में सहायक है, मतलब पुस्तकालय जो है वो ज्ञान को बढ़ाते हैं, दूसरे क्षेत्र के बारे में अधिक जानकारी देते हैं, अच्छी आदतों का विकास कराते हैं। ठीक है जी। समय के बारे में सिखाते हैं, क्योंकि बच्चा डिसिप्लिन बनता है। बच्चों की पुस्तकालय की जो पुस्तकें वो टाइम पर वापस करनी होती हैं। जीवन के ढंग को अधिक प्रगतिशील और रचनात्मक बना सकते हैं बच्चे। और मूल्यांकन योग्यता, अलग अलग प्रकार की पुस्तकें पढ़कर छात्रों को पता लगता है कि किस पुस्तक को उन्हें पढ़ना है। वो जानते हैं कि उनकी रुचि जो है वो किस पुस्तक में है, किस तरह की चीज़ें उनको पढ़ना अच्छा लगता है। आगे बढ़ते हैं कि संदर्भ के संसाधन में के रूप में पुस्तकालयों के प्रयोग के लिए विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करना। कि पुस्तकालय जो है, स्कूल पुस्तकालय का अच्छे प्रकार से गठन किया जाना चाहिए, मतलब पुस्तकालय जो है वो अच्छी तरह व्यवस्थित हो, उचित जगह वो बनाया जाना चाहिए, अच्छी तरह से सजाया हुआ होना चाहिए, अच्छी बुक उसमें होनी चाहिए। पुस्तकें कैसी हों? वो पुस्तकें इनका बच्चों के लिए महत्व हो, बेकार की पुस्तकें ना हों। बच्चों के लिए वो पुस्तकें लाइब्रेरी में रखें जो बच्चों के रुचि के अनुसार हों, बच्चों के पाठ्यक्रम के अनुसार हों, बच्चों के ज्ञान वृद्धि के अनुसार हों। कैसी पुस्तकें हों? यात्रा साहसपूर्ण, हम पहले पढ़ चुके हैं, सेम वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर। अब पुस्तकालय कक्ष, तो कहने कि भाई पुस्तकालय स्कूल भवन के कोने में स्थित हो, जहाँ कक्षाओं के शोरगुल से किसी प्रकार की बाधा ना हो, मतलब आवाज़ें ना आए, इस जगह पर जो है पुस्तकालय बना हो। पुस्तकालय में अलमारी रखी हो, अलमारी में पुस्तकें रखी जानी चाहिए। पुस्तकालय में चार्ट और चित्रों से जगह होना चाहिए। अध्यापक विद्यार्थियों के भी जाकर निम्न प्रकार के संदर्भ में संसाधन के रूप में पुस्तकालय के प्रयोग के लिए कुछ मार्गदर्शन है। यहाँ पहला, पुस्तकालय ज्ञान वृद्धि का साधन मिल सकता है, ज्ञान को बढ़ाने के लिए पुस्तकालय का इस्तेमाल किया जा सकता है। पुस्तकालय सीखने और चिंतन के लिए प्रेरित करता है, मतलब एक बार आप पुस्तकें पढ़ना शुरू कर दो तो आपको उसकी कहते ना कि भाई हर चीज़ की लत लग जाती है, तो यहाँ पर जो है पुस्तकें पढ़ने की भी लत लग सकती है। पुस्तक पढ़ने से बच्चा सीखने की कोशिश करता है, चिंतन करने की कोशिश करता है। संपूर्ण ज्ञान पुस्तकें देती हैं, दूसरे क्षेत्र के बारे में जानकारी भी देती हैं, ये भी हमने पढ़ा। स्वतंत्र चिंतन के लिए प्रेरित करती हैं, मतलब अपना इंडिविजुअल बच्चा सोच सकता है। इसके माध्यम से विद्यार्थी के व्यक्तित्व का भी विकास होता है, बच्चे के अंदर अच्छी चीज़ें जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। अब वर्तमान पुस्तकालय का आलोचनात्मक अवलोकन। भाई हम सब जानते हैं पुस्तकालय शिक्षा का जो है अभिन्न एक हिस्सा है, एक दूसरे से हम उसको अलग नहीं कर सकते। बिना पुस्तकों के शिक्षण ग्रहण करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो एक विशेष कक्ष मान के पुस्तकालय को स्कूल का हम एक विशेष कक्ष न माने बल्कि कक्षा का शिक्षण प्रक्रिया का एक पूरक हिस्सा मानना चाहिए। स्कूल का हृदय जो है पुस्तकालय एक ऐसा स्थान है जो बालकों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षित करने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है जी, चाहे टीचर हो चाहे विद्यार्थी हो, दोनों के लिए प्रेरणा का स्रोत होते हैं। अगर माध्यमिक शिक्षा आयोग की बात माने तो पुस्तकालय बुद्धिजीवियों का केंद्र, भोग और पुनर्गठित स्कूल का साहित्यिक जीवन होगा और अन्य विषयों के लिए वही भूमिका निभाएगा जो भूमिका प्रयोगशाला विज्ञान के लिए निभाती है या कार्यशाला तकनीकी विषय के लिए निभाती है। अब अगर हम बात मानें कि भाई पुस्तकालय जो है किसी संस्था का हृदय है, लेकिन अगर हम आज की स्थिति देखें स्कूल की तो बहुत ही सोचने वाली है। पुस्तकालय की सुविधा होती ही नहीं है। पहली बात तो स्कूल में अगर है तो वहाँ पे 1-2 अलमारियाँ ही होंगी जिनमें ताला लगा होता है, बच्चे किसी काम की नहीं आती है। इंचार्ज तो बना है लेकिन इंचार्ज अपने काम के नीचे इतना दबा हुआ है कि बच्चों को टाइम देने का वक्त नहीं है उनके पास। ठीक है जी। अब स्कूल लाइब्रेरी की वर्तमान स्थिति क्या है? अगर हम देखें तो भारत के अधिकांश स्कूलों में पुस्तकालय का नाम कोई कक्ष नहीं, मतलब इस पुस्तकालय नाम में कोई कक्ष है ही नहीं, और है तो बहुत कम स्कूलों में है जहाँ पुस्तकालयों की व्यवस्था की गई है।
सिर्फ नाम मात्र के पुस्तकालय वहाँ पर भी होते हैं। पुस्तकें वहाँ पे हैं, लेकिन किसी काम की पुस्तकें ही नहीं हैं। वो पुस्तकें हैं ही नहीं जो बच्चों के पढ़ने के लिए ज्ञान वृद्धि बच्चों को करे। और पुस्तकों का रखरखाव भी अच्छे ढंग से नहीं होता है। ठीक है, जैसे केंद्रीय स्कूल हो गए, वायुसेना के स्कूल हैं, इनमें आपको पुस्तकालय देखने को मिलेंगे, लेकिन स्थिति यहाँ पे अच्छी नहीं है। ठीक, कुछ स्कूलों में है जहाँ पे अच्छी स्थिति है, जैसे केवी में अगर आप जाओ तो आपको अच्छा पुस्तकालय मिल जाएगा। पुस्तकालय में खाली पुस्तकें रखना ही ज़रूरी नहीं है, मतलब पर्याप्त नहीं है, उनके महत्व को समझना ही बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है जी। पुस्तकालय में ज़्यादातर किताबें बच्चों की आवश्यकता के अनुसार नहीं होती, जो जिसकी आवश्यकता है पुस्तकालय में खाली वही किताबें जो है रखी जाए। अगर होती हैं अलमारी में रखी हुई तो अलमारी में ताला लगे होते हैं, तो किसी काम के नहीं है ना वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दृश्य श्रव्य संसाधन का प्रयोग यहाँ पे कैसे हो सकता है? तो मतलब क्या है दृश्य श्रव्य सामग्री का? तो अगर शिक्षक अपने शिक्षक कार्य को अच्छा बनाने के लिए, कुशल बनाने के लिए, भावपूर्ण बनाने के लिए शिक्षण विधियों का इस्तेमाल करते हैं, तो प्रत्येक अध्यापक का प्रयास रहता है कि उसका अध्यापन अधिक प्रभावशाली हो। तो उसके कुछ मुख्य उद्देश्य प्रभावशाली संचार क्रिया और अधिगम के उपयुक्त परिणाम। अब अगर परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या है कि दृश्य श्रव्य सामग्री वो सामग्री है जो कक्षा में या अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या बोली गई पाठ्य सामग्री को समझने में सहायता देती है। दृश्य श्रव्य साधन हमें प्रतिरूप प्रदान करते हैं, क्योंकि ये देखने और सुनने की दोनों इंद्रियों को प्रभावित करते हैं। बच्चा देखता भी है और सुनता भी है। दो आधार पर इनको बांटा गया है। पहला है इंद्रियों के प्रयोग के आधार पर और तकनीकी के आधार पर। अगर हम बात करें इंद्रियों के प्रयोग के आधार पर, तो इंद्रियों के प्रयोग के आधार पर हम दृश्य श्रव्य सामग्री को 4 भाग में बांटते हैं। पहला श्रव्य सहायक सामग्री, दूसरा दृश्य सहायक सामग्री, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री और क्रियात्मक साधन। अगर हम बात करें तकनीकी के आधार पर, तो इस प्रकार की सहायता सामग्री के निर्माण में विभिन्न प्रकार के तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सरल हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर। अगर हम बात करें इंद्रियों के आधार पर, तो श्रव्य सहायक सामग्री में कौन सी आती है? रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, फोनोग्राम या लिंगवा फोन, जिसे हम खाली सुन सकते हैं। दृश्य मतलब जिसको हम देख सकते हैं। इसमें 2 प्रकार के हैं, गैर प्रक्षेपी साधन और प्रक्षेपी साधन। गैर प्रक्षेपी में आपके आते हैं मॉडल, चार्ट, मानचित्र, चित्र, ग्राफ, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड, संग्रहालय, पोस्टर, फोटो, ग्लोब, नमूने, ये सब चीज़ें इसमें आती है। अगर हम बात करें प्रक्षेपी में, तो मूक चलचित्र, फिल्म पट्टियाँ, स्पीडाइस्कोप, एपिस्कोप, मायादीप, सूक्ष्म प्रक्षेपी, इस तरह चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अब उसके बाद क्या है? दृश्य श्रव्य मतलब दिखेंगे भी और सुनाई भी देंगे। जैसे टेलीविजन हो गया, दूरदर्शन, बोलते हुए चलचित्र, रेडियो विजन हो गया, स्क्रीनाइज ध्वनि पट प्रक्षेपी, कठपुतली का प्रदर्शन, ये सब चीज़ें जो हैं वो दृश्य श्रव्य में आती है। लास्ट क्या? क्रियात्मक साधन। इसमें भी 2 चीज़ें हैं, अभिनय करना और एक इसमें अभी कट गया है। तो कहने कि भाई यहाँ पे वो साधन हैं जो सुनने या करने के द्वारा अधिगम को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा है? प्रयोगशाला और कार्यशाला में काम करना, संग्रहालय, चिड़ियाघर का भ्रमण, मेले में प्रदर्शन, मतलब बच्चा जो है वो कुछ करके सीखता है। आगे बढ़ते हैं, तो कहते हैं तकनीकी के आधार पर क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, सरल हार्डवेयर उपागम और सॉफ्टवेयर उपागम। सरल हार्डवेयर में आपके आते हैं एपिस्कोप, डायस्कोप, मायादीप, एपीडायस्कोप, स्लाइड प्रक्षेपी, फिल्म पट्टी प्रोजेक्टर, अपारदर्शी प्रक्षेपी, शिरोप परिप्रक्षेपी। हार्डवेयर में आपके टेलीविजन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, चलचित्र, शिक्षण मशीन सब आ गए। सॉफ्टवेयर में क्या आते हैं? स्लाइड, फिल्म पट्टियाँ, चित्र, मानचित्र, फोटोग्राफ, चार्ट, आलेख, ग्राफ, व्यंग्य चित्र, मुद्रित सामग्री, मॉडल, अभिक्रमित सामग्री, नमूने सब आते हैं। क्या विशेषताएं क्या है इसकी? तो पहला है उपयोगी दृश्य सामग्री, मतलब बच्चे जो हैं इसमें देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। इनका इस्तेमाल जो है वो अति आवश्यक हो गया इस तारीख में। ठीक है, बच्चा जो है अपनी समझ को और बेहतर तरीके से समझ सकता है। सामग्री का आकार कैसा हो? तो ना तो बहुत छोटी हो और ना ही बहुत बड़ी हो, बच्चों की संख्या के अनुसार इनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सीमित शब्दावली का होना, कि मतलब शब्दावली जो है वो सीमित हो, इसके अंदर बच्चे नोट कर सकें। जिज्ञासा उत्पन्न करनी, बच्चों के अंदर एक जिज्ञासा होगी, आज हम क्या देखने वाले हैं, हम क्या नया सीखने वाले हैं, हम क्या हमें देखने को मिलेगा। प्रयोग की विधि क्या है? तो पहला है 3 अवस्थाओं में इसका इस्तेमाल करते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग पाठ की 3 अवस्थाओं में किया जाता है। ये अवस्थाएं प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण और पुनरावृत्ति। मतलब पहले हम प्रस्तावना देंगे कि आज क्या पढ़ने वाले हैं, फिर उसका प्रस्तुतिकरण करेंगे, फिर उसके बारे में हम जानकारी जो पढ़ा उसके बारे में हम कुछ देखेंगे भी बच्चों ने क्या जो है आज सीखा है, मूल्यांकन करेंगे। मतलब इसका सहायक सामग्री का आवश्यकता अनुसार प्रयोग, मतलब जितनी आवश्यकता है उसको उतना ही इसका इस्तेमाल किया जाए। सहायक सामग्री का आवश्यकता बढ़ चुके हैं। उचित अवलोकन और चिंतन के लिए पर्याप्त समय, कि मतलब बच्चों के पास इतना वक्त हो कि वो चिंतन कर सके, अवलोकन कर सके। प्रश्न पूछना बहुत ज़रूरी है इस केस में।
सहायक सामग्री के प्रयोग में विविधता की मतलब इसके प्रयोग में विविधताएं जो हैं वो आ सकती हैं। प्रभाव की संभावना जो है वो इसके अंदर रहती है, बच्चों का प्रभाव इसका पड़ता है। पाठ के कठिन भागों में स्पष्टीकरण के लिए मतलब जो कठिन भाग है पाठ में, वहाँ पे हम इनका इस्तेमाल करके बच्चे उसको सरल बना सकते हैं। प्रदर्शन के पश्चात सहायक सामग्री को हटाना कि मतलब इसका प्रदर्शन हो गया उसके बाद इसको हम हटा दें वहाँ से। अब दिखाने के बाद सामग्री को मुख्य भाग पर लौटना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये था आपका दृश्य श्रव्य सामग्री की विधियाँ। अगला है आपका दृश्य श्रव्य मीडिया के छात्रों का पर प्रभाव का आलोचनात्मक अवलोकन की। बस इसकी आलोचना क्या है भाई, हर शिक्षाशास्त्री ने मनोवैज्ञानिक ने इसको स्वीकार किया कि बस सहायक सामग्री का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ कुप्रभाव इसके हैं। वो किस प्रकार से? पहला है कि अभिवृत्तियों का दुष्प्रभाव डालना, कि मतलब जो अभिवृत्तियाँ इसमें इस्तेमाल की जाती हैं उसका बच्चों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। ठीक है भाई, तो इसलिए शिक्षक को यह ध्यान रखना चाहिए कि चलचित्र विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों पर दुष्प्रभाव भी डाल सकते हैं। तो वो इतना ध्यान रखें कि फिल्म के उपयोग का नीतिगत दृष्टिकोण क्या है। जनक धर्म या स्कूल दी रेजोल्यूशन ऑफ इंटरग्रुप टेंशन में गोल्डन ऑलपोर्ट की चेतावनी पर विचार करते हैं। अभिवृत्तियां बदलने के लिए अभिप्रेत सभी कार्यक्रम में एक खतरा है। ठीक है जी, ये खर्चीला माध्यम भी है। इसके प्रयोग के लिए की जाने वाली तैयारी भी बहुत सा समय व्यर्थ चला जाता है। विद्यार्थी अब इसके प्रभाव में आकर वस्तु के बारे में गलत संकल्पनाएं बना लेते हैं। हम इसे केवल सहायक सामग्री के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है, समग्र अध्ययन के लिए अनुपयोगी है। फिल्मों में प्राय हिंसा, घृणा आदि के दृश्य भी होते हैं जिससे विद्यार्थी सबसे पहले प्रभावित होते हैं। तो मतलब बच्चों को ये दिखाएं इसमें हिंसा, घृणा की भावनाएं ना। श्रव्य सामग्री की क्या को प्रभाव है? तो पहला है समय के तालमेल की समस्या, समय का तालमेल नहीं बैठ पाता है। कक्षा अध्यापक का पाठ की गति पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। एक तरफा संचार की मतलब श्रव्य में खाली एक तरफा संचार है, बच्चे खाली सुन पाते हैं, कुछ देख नहीं पाते हैं। श्रवणेंद्रियों के प्रयोग तक से मतलब जिनकी सुनने की क्षमता अच्छी है वही बच्चों तक ये सीमित है। विद्युत का अभाव कि भाई हर समय तो बिजली नहीं आएगी, बिजली की कमी भी होती है, बिजली जाती भी है। प्रयोगात्मक कार्य संभव नहीं है कि मतलब इसका जो है हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं, प्रयोगात्मक कार्य इसमें संभव नहीं हो सकता है। महत्व और उपयोगिता क्या है कि ध्यान केंद्रित करती है, बच्चे का ध्यान जो है वो लगाती है, बच्चा डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है। अभिप्रेरणा के लिए कि बच्चे को ये अभिप्रेरित करती, जागरूक बनाती है। नवीनता कि बच्चों के अंदर नवीनता लाने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, नयापन लाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अधिगम को बढ़ावा मिलता है कि बच्चों इससे जो है कुछ और नया सीखते हैं। शब्द भंडार में वृद्धि कि बच्चे जब सुनते हैं, दिखते हैं, बच्चों के शब्दों के भंडार में वृद्धि होती है। शिक्षण में कुशलता कि बच्चों को जो पाठ पढ़ाया जा रहा है बच्चा उसको ढंग से समझ पाता है। रटने की प्रवृत्ति कम करते हैं, बच्चा अगर एक बार देखेगा सुनेगा तो बच्चे दिमाग में चीज़ बैठ जाती है, बच्चे को रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। ज्ञानेंद्रिय का प्रभाव कि मतलब बच्चों के जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जो इंद्रियां हैं, उनका प्रभाव, उनका जो इस्तेमाल है वो बच्चे ढंग से कर सकते हैं। समय और शक्ति की बचत की समय और शक्ति की बचत यहाँ पर होती है। बच्चा जो है वो सुन सकता है, यहाँ पे अध्यापक की शक्ति भी कम लगती है, बच्चे को भी लिखना नहीं पड़ता, तो बच्चा उससे बहुत कुछ सीख जाता है। प्रत्यक्ष अनुभव के पूरक कि बच्चा जो खुद देख रहा है, कुछ जिसमें वो इन्वॉल्व है, वो बच्चा ढंग से अनुभव कर पाएगा। अब चयन के सिद्धांत क्या है इसके? तो पहला क्या है कि विषय अध्ययन के प्रकरण से संबंधित होना चाहिए कि मतलब जो आपने चुना है वो जो आप पढ़ा रहे हैं दोनों के बीच तालमेल होना चाहिए। साधन अध्ययन का शुद्ध रूप प्रस्तुत करें, मतलब जो साधन आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो शुद्ध रूप दिखाए, कुछ अटपटा ना दिखाए। साधन क्या हो? आधुनिक हो, कोई पुरानी तकनीक ना दिखाया जाए, जो दिखाया जा रहा है वो नई तकनीक पर आधारित हो। साधन विद्यार्थियों के अनुभव और बुद्धि के उपयुक्त हो, मतलब बच्चे के अनुसार आप साधन का इस्तेमाल करेंगे। अच्छे हालात में रखना है कि मतलब यही तोड़ दिया, फोड़ दिया या मतलब किसी ढंग से रखा हुआ है, जो आपको मैनेजमेंट करना है वो सही से होना चाहिए। शैक्षिक गुणों वाले साधनों के प्रतिनिधित्व कि मतलब ऐसे साधन जिसमें शैक्षिक गुण हो उनका आप इस्तेमाल करेंगे। सरल और सहज साधनों का इस्तेमाल कि मतलब जो समझने में सरल हो, जो सीखने में सरल हो, जिसकी भाषा सरल हो, ऐसे साधनों का आप इस्तेमाल करेंगे। श्रव्य दृश्य मीडिया के प्रयोग के लिए व्यू रचना, चलचित्र या वृत्तचित्र। अब कैसे आप रचना करेंगे, कैसे आप इसका इस्तेमाल करेंगे? तो करें किसी विशेष विषय का परिचय देने वाले फिल्म, टेलीविजन या रेडियो प्रोग्राम वृत्तचित्र कहलाते हैं। तो ये दो प्रकार से इस्तेमाल होते हैं। पहला है समग्र अध्ययन के लिए और उसके बाद है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहायक सामग्री या अनुपूरक सामग्री के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलचित्र को 4 भागों में बांटा गया है: प्रलेखित चलचित्र, प्रयोजित चलचित्र, शिक्षण निर्मित चलचित्र और रूपक
तो प्रलेखी में क्या आता है कि इन चलचित्र में किसी विषय के विविध पक्षों में गहराई से चिंतन हम करते हैं, मतलब बहुत अंदर तक सोचते हैं, बहुत गहराइयों में सोचते हैं। प्रयुक्त में क्या होता है कि इसके अंतर्गत वाणिज्यिक उद्देश्यों से बनाई जाने वाली फिल्मों को लिया जाता है। शिक्षण निर्मित में जब अनुसंधानात्मक प्रवृत्ति का शिक्षक किसी विषय को स्पष्ट करने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर चलचित्र का निर्माण करे, तब वह शिक्षक निर्मित फिल्म कहलाती है, मतलब उसको टीचर जो है वो फिल्म बनाता है। रूपक क्या है कि उत्पाद होता है इसके अंदर अधिगम, इसमें मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा और ज्ञान भी प्रदान किया जाता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। प्रभावी प्रयोग क्या है इन चलचित्र का? पहला है अपने क्षेत्र में उपलब्ध सर्वोत्तम फिल्म के बारे में जानना, कि आपके क्षेत्र में कौन सी सबसे सर्वोत्तम फिल्म है, उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। फिल्म सूचियों और अन्य फिल्म स्रोत के बारे में जानना, कि मतलब फिल्म की सूचियाँ हैं वो बनाएंगे, फिल्म के जो स्रोत हैं वो तैयार करेंगे। ठीक है जी। कक्षा में फिल्मों का प्रभावी उपयोग करना, कि जो फिल्म का चलचित्र का मैंने चयन किया है उसका हम प्रभावपूर्ण तरीके से कक्षा में इस्तेमाल कर सकें। विविध उपकरणों का संचालन सीखना, कि मतलब जो उपकरण है डीवीडी, प्रोजेक्टर, इनका सही तरीके से इस्तेमाल शिक्षक को आना चाहिए। प्रदर्शन से पहले एक कक्षा में चर्चा हो जाएगी, मतलब जो चीज़ हम देखने जा रहे हैं उसका एक ब्लैक बोर्ड पर चॉक बोर्ड की हेल्प से हम बच्चों को समझा दें कि जब क्या देखने वाले हो, एक सूची बना दें, समस्या स्थिति समझा दें बच्चों को, वाक्यांश कल्पनाएं जो भी है उसके अंदर होने वाला है प्रयोग, उसके बारे में बच्चों को बता दें। कक्षा में समुचित भौतिक व्यवस्था करना, कि कक्षा के अंदर वो सब स्थिति मौजूद हो, वो सब चीज़ें मौजूद, उसका इस्तेमाल चलचित्र में होने वाला है। बाद में उपयोग के लिए फिल्म का मूल्यांकन करना, कि बाद में जो है फिल्म देख लो उसके बाद जो है फिल्म का मूल्यांकन भी इसमें होना चाहिए। और लास्ट चर्चाएं और आगामी क्रियाकलाप आगे बढ़ाना, कि मतलब जो आपने फिल्म देखी उसके बारे में चर्चा और क्रियाकलाप होने चाहिए। फिल्म में क्या समाधान किया गया था प्रश्न का, वो बच्चे को समझ में आना चाहिए। उसके आधार पर बच्चे के साथ डिस्कशन करो कि आपने क्या सीखा इस फिल्म से। ठीक है जी। इसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में चलचित्र के लाभ क्या हैं? तो पहला है गति वाले कुछ अर्थ चलचित्र द्वारा सर्वोत्तम रूप में दिखाना, कि मतलब जो गति वाले कुछ अर्थ चलचित्र हैं उनको अच्छे ढंग से ये दिखाते हैं, बच्चों का ध्यान आकर्षित करते हैं, किसी भी संक्रिया या घटना श्रृंखला में समय तत्व को नियंत्रित कर लेते हैं, वस्तु के यथार्थ आकार को बड़ा या छोटा करके दिखा सकते हैं हम यहाँ पर, अतीत और वर्तमान घटनाओं को कक्षा में हम दिखा सकते हैं, यथार्थ जो जैसा है वैसा सृजन करना या आदर्श को दिखाना ये हम कर सकते हैं, अभिवृत्तियों को प्रभावित करना भी इसके द्वारा हो सकता है। कमियां क्या है कि अभिवृत्तियों पर दुष्प्रभाव डालते हैं, कि चलचित्र के माध्यम से विद्यार्थी अभिवृत्तियों पर अच्छे प्रभाव डाले जा सकते हैं, लेकिन जो टीचर्स हैं उनको ये ध्यान रखना है कि चलचित्र अब विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों पर दुष्प्रभाव भी डाल सकते हैं, तो इसका ध्यान शिक्षक को रखना पड़ेगा। ठीक है, तो शिक्षक के क्या ध्यान रखना है कि अभिवृत्तियां बदलने के लिए चित्र का उपयोग नीतिगत दृष्टिकोण क्या है, नीतिगत दृष्टिकोण को जानकर ही जो है अभिवृत्ति का वो इस्तेमाल करें। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई अगर इसकी कमियां देखें तो ये जो एक चलचित्र है थोड़ा खर्चीला है, बहुत सारा वक्त जो है यहाँ पे व्यर्थ चला जाता है, विद्यार्थी इसके प्रभाव में आकर वस्तु के बारे में गलत संकल्पनाएं बनाते हैं, इसे केवल सहायक सामग्री के रूप में इस्तेमाल हम कर सकते हैं, समग्र अध्ययन के लिए उपयोगी नहीं है। फिल्मों में हिंसा घटना दिखाते हैं जो बच्चे के अंदर नेगेटिव प्रभाव डाल सकते हैं। आगे का टॉपिक है टेलीविज़न, ये हम कल करते हैं। ओके, आज जो पढ़ाया गया इसको अच्छे से देख लें।